बच्चों इस समय हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन का। और आज मेरा ग्रेविटेशन का ये 5वां वीडियो है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के द्वारा डिफरेंट कंडीशन में जो है निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये सब मैं आपको बता रहा हूं अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे, जो इसने मेरे को बना करके गिफ्ट किया है। तो बच्चों ज्यादा बातें ना करते हुए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आगे बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड के पिछले वीडियो में, जो मेरा ग्रेविटेशनल फील्ड का पहला वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है और ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी पॉइंट मास की वजह से किसी डिस्टेंस पे कितनी होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उस पर मैंने आपको सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में कंसेप्ट बताया था। और फिर वीडियो के लास्ट में जो मैंने आपको बताया था, यदि हमारा कोई मास ऐसा है जो कि पॉइंट मास नहीं है, ठीक है, एक्सटेंडेड मास है, तो हम उस एक्सटेंडेड मास को पॉइंट मास में किस तरीके से ब्रेक करते हैं और फिर हर एक पॉइंट मास की वजह से किस तरीके से किसी पॉइंट पे हम निकालते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। और फिर उसमें सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट निकाल करके नेट ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरा मैंने पिछले वीडियो में पूरे डिटेल में आपको बता रखा है। आज के वीडियो में मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना सिखाऊंगा हॉलो स्फीयर की वजह से और सॉलिड स्फीयर की वजह से। सॉलिड स्फीयर बताना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अर्थ को भी हम एज ए सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं। अर्थ को भी हम एज ए सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं, इसलिए सॉलिड स्फीयर का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। और यहां पर आप हेडिंग डालिए। ठीक है, हेडिंग डालिए, वो है ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर, ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर, ये हमको पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले जानते ही आप कि हॉलो स्फीयर क्या होता है। हॉलो स्फीयर बच्चों देखिए, एक 3 डायमेंशनल फिगर है जो कि इस बोर्ड के ऊपर नहीं बन पाएगी। इस तरीके से एक है जिसके जो है सेंटर से एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, जिसको हम रेडियस कह सकते हैं, वहां पर सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और इसके बीच में हमारा जो है कोई भी मास नहीं होता, ये अंदर से पूरी तरीके से खाली होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉलो स्फीयर या शेल। ठीक है, हॉलो स्फीयर या हम बोलते हैं इसको शेल। ठीक, अब हमको इसके कारण जो है निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, कहां कहां पे निकालना है बच्चों? एक तो निकालना है आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, स्फीयर के आउटसाइड निकालना है एट ए डिस्टेंस आर, जहां आर है हमारा ग्रेटर देन आर। ये चीज आप देख लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा एट द सरफेस ऑफ, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक, यानी कि आर इक्वल टू आर। ठीक है, और फिर है हमारा लास्ट में इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, यानी कि आर इज लेस देन आर। यहां पे कैपिटल आर है हमारा रेडियस ऑफ द, रेडियस ऑफ द हॉलो स्फीयर। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से हुआ कंसेप्ट। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, सबसे पहला लेते हैं आउटसाइड द स्फीयर और देखते हैं कि किस तरीके से हमारा एक काम होगा। सपोज करिए कि सेंटर से यहां पर एक आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है हमारा पी और उसकी डिस्टेंस है हमारी इस तरीके से आर। ठीक है, उसकी डिस्टेंस है हमारी आर। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, ये सेंटर से काफी दूर हो या नजदीक हो, हम जो है यहां पर इस पूरे मास को, इस सेल का मास है, सपोज कर लिए कि हमारा m इसका मास है, इस पूरे मास को हम इसके सेंटर पे कंसेंट्रेट ही मानते हैं। यानी अगर ये सिमेट्रिकल बॉडी है, अगर ये सेल हमारा सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इसका जो
मास का इफेक्ट होगा वो पूरा का पूरा इसके सेंटर पे इफेक्टिव होगा। ठीक है, ये हमारा बच्चों एक लॉ होता है जो कि हमारे कोर्स में नहीं है, उसको कहते हैं गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें क्या होता है, इतनी सी बात आप जान लीजिए कि अगर कोई हमारे पास सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक है, सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन की बॉडी है, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, तो उसका जो इफेक्टिव मास होता है उसको हम सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये पूरा स्फीयर हमारे लिए पॉइंट मास की तरह काम करेगा, पॉइंट मास की तरह काम करेगा और हम इसको पॉइंट मास मान सकते हैं। तो उस कंडीशन में पॉइंट पी पे जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी, बच्चों इलेक्ट्रिकल नहीं, सॉरी मुंह से बार बार इलेक्ट्रिकल लिखा था, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, वो बच्चों होगी हमारी GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसमें जो है इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, यहां पे हमारा ये आ गया, ये है हमारा आउटसाइड का फार्मूला। आउटसाइड का फार्मूला, आउटसाइड में हमारा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड R डिस्टेंस पे एक हॉलो स्फीयर या सेल से हमारी P डिस्टेंस पे हमारी इस तरीके से निकल के आएगी। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा है हमारा कंडीशन कि एट द सरफेस। ठीक, एट द सरफेस यदि हम लिखें तो एट द सरफेस। ठीक, सरफेस पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज करिए हमने सरफेस पे पॉइंट ले लिया, तो यहां से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों इसके रेडियस के बराबर r, और उस कंडीशन में भी हमारा गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा और वहां पर भी हम इस पूरे मास को जो है इसके सेंटर पे इफेक्टिव या कंसंट्रेटेड मानेंगे, और यहां पे पॉइंट मास की वजह से जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, इसको सपोज करिए हम P डैश माने, तो हमारा यहां पर जो आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड वो होगा E बराबर GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, GM डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक, अब हमारा इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट आता है, वो होता है इनसाइड द स्फीयर। जब हमारा जो है पॉइंट जो है रेडियस से कम है, या जो है कोई पॉइंट ऐसा होता है जो कि सेल के अंदर या स्फीयर के अंदर कहीं पर हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि हमारे पास जो है इस तरीके से हमारा पास यहां पर एक पॉइंट हमारा है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा है और सारी टेक्नोलॉजी बच्चों इसी में लगेगी। पहले मैं आपको बता दूं कि इनसाइड जो होता है सेल के, इनसाइड सेल हर जगह जो हो वो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा होता है जीरो, हर जगह कहीं पर भी होता है, यहां पर जीरो होता है। अब क्यों जीरो होता है, तो पहले तो उसकी बात करते हैं, फिर कैसे जीरो होता है फिर उसकी बात कर लेंगे। ठीक, देखिए गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अभी तक हमने जो क्या सेंटर पे सारा का सारा मास जो है कंसेंट्रेटेड माना, जब हमने पॉइंट P पे निकाला और फिर हमने यहां पे निकाला। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखें और यहां पर एक ऐसे हल्का सा यहां पे इस तरीके से एक यहां पर कुछ बना दें, एक सेल टाइप का, सेल के अंदर एक सेल बना दें, इमेजिनरी सेल बना दें, तो इसके अंदर हमारा कोई मास नहीं आ रहा। ठीक है, बाहर इसके मास आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर हमारा कोई मास नहीं आ रहा है, तो जब अंदर मास ही नहीं है तो यहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड भी नहीं होगा। ठीक है, ये गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ज्यादा डिटेल में मैं इसके नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये तो हुई एक कहानी, लेकिन चलिए इसको दूसरे हिसाब से समझते हैं, जो बात आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। वो ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे इस तरीके से बनाते हैं और आपको एक बात बताते हैं कि ये हमारा एक सेल है और ये इसका एक सेंटर है, ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। अब सपोजिए ये हमारा जो है पॉइंट मास है, इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसके अपोजिट जो हमारा एक पॉइंट मास इधर निकलेगा उसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि इस तरीके से अगर हम इस पूरे सेल को छोटे छोटे मास में, पॉइंट मास में तोड़ते जाएं, तो सबके कारण जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो ऐसे 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 हमको मिलता जाएगा, और सब ग्रेविटेशनल फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में डायरेक्शन का पूरा हमारा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, अब यहां पर मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फील्ड इनसाइड द सेल एट सेंटर जो है वो हो गया जीरो।
ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी, वो हो गया 0। ठीक है, चूंकि पॉइंट मास जो भी हम इस पे ले रहे हैं, सेंटर पे डिस्टेंस बराबर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा बराबर होगा हर जगह, हर डायरेक्शन में। वो सारे के सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और सेंटर पे जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा 0। ये तो हुई बात बच्चों एक। अब बात आती है दूसरी कि क्वेश्चन यहाँ तुरंत अराइज होता है कि चलो सेंटर पे होगा तो क्या हमारा ये इस तरीके से हो सकता है, इसकी सेंटर से हटके देखें तो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां ले तो इधर मिलेगा और इस डायरेक्शन में ले तो हमारा इस तरीके से एक मिल जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। तो यहां जब माइनस करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ आना चाहिए, ऐसी बात दिमाग में आती है। ठीक है बच्चों, बात आपकी सही है, लेकिन जो है इस पॉइंट पे जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इस पॉइंट की वजह से भी मिलेगा, इस पॉइंट की वजह से मिलेगा, और जितने पॉइंट यहाँ पे हैं सबकी वजह से इस डायरेक्शन में, 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 इस डायरेक्शन में जब मिलेगा। अब देखिए क्या हुआ कि यहां से अगर हम इसको दो पार्ट में ऐसे बांट दें तो एक मास इधर आ रहा है और दूसरा मास इधर आ रहा है। ठीक है, इस सेल का थोड़ा मास इधर आ रहा है, थोड़ा मास इधर आ रहा है, और इसमें किसी भी पॉइंट पे हम जब मास निकालेंगे बच्चों तो देखिए क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालेंगे तो वो होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। अब यहाँ डिस्टेंस कम है तो फील्ड यहाँ ज्यादा होगी इधर वाले मास से, इधर डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगी, लेकिन ओवरऑल इधर मास ज्यादा है। ठीक है, इधर मास ज्यादा है और इधर जो है मास कम है, और इधर डिस्टेंस कम है, इधर डिस्टेंस ज्यादा है, तो ओवरऑल इधर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और इधर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा बराबर हो जाता है और वो ओवरऑल एक दूसरे को कर देता है कैंसिल। कुल मिलाकर के एक हॉलो स्फीयर या सेल के अंदर हर एक पॉइंट पे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड जो है पूरी तरीके से हो जाता है 0, और इनसाइड एनीवेयर इन द हॉलो स्फीयर और सेल जो है वो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड E हमारा होता है 0। इस बात को आप कर लीजिए नोट, इस बात को आप नोट कर लीजिए, कहीं पर भी निकालेंगे, यहां निकालेंगे तो यहां देखिए इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, हर जगह इसको अपोजिट कंपोनेंट मिलता जाएगा और वो 0 करता चला जाएगा। ठीक है, वो 0 करता चला जाएगा। मैंने आपको ग्रेविटेशन के कुछ वीडियो में बात बताया कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिकल का कंसेप्ट काफी हद तक सेम है। ठीक है, सेम बात हमारी जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी अप्लाई होगी। जब हम इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि जब हमारा एक हालो शेल होता है तो उसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होता है। इस बात को अभी ध्यान रख लीजिए। फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि एक हालो स्फीयर के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है अंदर वो हमारा हर जगह 0 होता है। ठीक है, वो हमारा हर जगह 0 होता है। तो यहां पर हमारा E कितना हो गया इनसाइड, वो हो गया हमारा 0। ठीक है, वो हमारा हो गया 0। तो बच्चों हमारे पास तीन कंसेप्ट आए, तीन बातें अलग अलग निकल के आई। जब हमारा आउटसाइड देखते हैं तो हमारा E आता है gm/r², यानी कि जो हमारा E आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन में जब हम सरफेस पे निकालते हैं तो हमारा E आ रहा है वो R के बराबर आ रहा है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सॉरी R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आकर के वो आ रहा है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पर हमारा सारे टर्म कांस्टेंट होते हैं, तो हम कुल मिलाकर के यहां कह सकते हैं कि हमारा जो है E यहां पे हो जाता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि E GM भी हमारा कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो कुल मिलाकर के E हमारा सरफेस पे कांस्टेंट हो जाता है। और इनसाइड द स्फीयर हमारा ये हो जाता है 0, इनसाइड द स्फीयर ये हमारा हो जाता है 0। इस चीज को आप कर लीजिए नोट। अब बच्चों इस कंसेप्ट के बेस पे एक हमारा ग्राफ बनता है और वो ग्राफ होता है डिस्टेंस वर्सेस ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में। ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। उस पर क्वेश्चंस बहुत से आते हैं हमारे एग्जाम्स में, बोर्ड में भी आ जाते हैं और नीट IIT में तो आते ही आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो देखिए हम इसी कंसेप्ट को यहाँ पर यूज करेंगे, इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे और बनाएंगे एक ग्राफ। तो देखिए हम किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं और क्या उसका कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोट करते हैं आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड क्या होता है, स्फीयर कौन सा है हमारा हॉलो।
ठीक है, हॉलो स्फीयर के आउटसाइड। हमारा ई कितना होता है, ई होता है GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, दूसरा होता है एट सरफेस ऑफ स्फीयर, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ये हमारा होता है, ठीक है, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है, वो हमारा होता है E इक्वल टू GM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें G, M और R तीनों कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो E हमारा होता है कांस्टेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है इनसाइड द हॉलो स्फीयर, इनसाइड द हॉलो स्फीयर, ठीक। और उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, E जो है वो होता है 0। क्यों 0 होता है, ये मैंने अभी आपको बता दिया इस तरीके से, और ये हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों देखिए, ये हमारा क्या है, ये एक हमारा स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है, और इसके सेंटर से हम जो है एक जो है y एक्सिस निकाल रहे हैं, और ये इस तरीके से x एक्सिस इस तरीके से हो गया। x एक्सिस पे वेरिएशन हम ले रहे हैं r का, ठीक है, x एक्सिस पे वेरिएशन हम ले रहे हैं r का, और y एक्सिस पे हम ले रहे हैं वेरिएशन e का, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ये बच्चों हो गया इसका सेंटर, और ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है। यहां से हम इस तरीके से ऐसे 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 यहां पे इसको खींचते हैं, और बच्चों सपोज करिए कि r की जो वैल्यू है हमारी वो ये है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया r, और ये हमारा हो गया e, e जो मैक्सिमम है हमारा e मैक्स यहाँ पे इस तरीके से आता है। अब देखिए ये सेंटर है, सेंटर पे जो है r हमारा है 0, ठीक है, सेंटर पे हमारा r है 0, और r है 0, और 0 से लेके सरफेस तक जो है हमारा जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, सॉरी इलेक्ट्रिकल में फिर बोल गया, ग्रेविटेशनल फील्ड है वो हमारा है पूरा 0, क्योंकि ये इनसाइड वाला रीजन है, ये इनसाइड वाला रीजन है, इसलिए यहां पर हमारा फील्ड हमको मिलता है 0, ठीक है। अब हम यहां से पहुंच गए r पे, तो जैसे ही हम r पे पहुंच गए तो हमारा e की एक तुरंत हमको मिल जाते हैं कांस्टेंट वैल्यू। r क्या है हमारा, r है बच्चों सरफेस, ठीक है, स्फीयर का सरफेस। तो सरफेस पे जैसे हम पहुंचते हैं तो हमको E की एक वैल्यू यानी ग्रेविटेशनल फील्ड की एक वैल्यू मिलती है, जो कि होती है कांस्टेंट, और वो हमारी इतनी आती है। इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो हम उसको मान के चलते हैं कि ये हमारा इस तरीके से ये वैल्यू आ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैक्सिमम हो गया। अब हम जब इधर बढ़ रहे हैं बच्चों, तो देखिए हम इसके बाहर जा रहे हैं, ठीक है, देखिए इसके बाहर जा रहे हैं, क्या सरफेस से दूर जा रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो हमारा E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जितना हमारा बढ़ता जा रहा है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। मतलब जैसे r है तो हमारा जो E होगा, अब डिस्टेंस हमारी डबल हो गई तो नीचे क्या हो जाएगा, 4r हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जहां पे r पे जो वैल्यू थी उसका 1/4 टाइम हो जाएगा, मतलब बहुत तेजी से गिरेगा डिस्टेंस बढ़ने की वजह से। तो उस वजह से हमारा जो ग्राफ आता है बच्चों वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा एक ग्राफ आता है, और ये इनफाइनाइट पे जाकर के हमारा 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि कहां पे जाके 0 होगा, तो बच्चों ये इनफाइनाइट पे जाके हमारा 0 हो जाता है। तो बच्चों ये हमारा हुआ ग्राफ, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। ये हमारा ग्राफ हुआ जब हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला जाता है, ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला जाता है ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर, ठीक है। और मैंने आपको तीनों बात बता दी कि फ्रॉम आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर, ये हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। ये हमारा हो गया पूरा कंसेप्ट हॉलो स्फीयर के कारण जो हमारा बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर हॉलो स्फीयर के बाद जो अगली कहानी स्टार्ट होती है वो होती है हमारी सॉलिड स्फीयर की, ठीक है। सॉलिड स्फीयर की कहानी यहां पर स्टार्ट होती है, और सॉलिड स्फीयर में थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा लगता है अलग, ठीक है। तो हम यहां पर हॉलो को बिगाड़ करके और यहां पर लिखते हैं सॉलिड स्फीयर। क्या लिखते हैं, सॉलिड स्फीयर, हम यहां पर इस तरीके से लिखते हैं। अब देखिए यहां पर भी हमारा जो गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, और इसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है? ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस है r और मास है हमारा m, ठीक है।
इसमें हमारा पूरा मास अंदर तक भरा हुआ है, फुल कंसंट्रेटेड है। और इसका सपोज कर लीजिए कि इसका जो डेंसिटी है वो है रो, ठीक है, डेंसिटी है रो और वॉल्यूम है v जिसकी वैल्यू है, डेंसिटी है रो, ठीक, वॉल्यूम है v जिसकी वैल्यू है हमारी 4/3 पाई r क्यूब, ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको। इतनी चीज हमारी ये हो गई, ठीक। अब बच्चों फिर वही हम काम करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे फ्रॉम आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर निकालेंगे, यानी कि पॉइंट हमारा जो है वो हमारा जो है r इज ग्रेटर देन r, मतलब काफी बाहर है, ठीक। उसके बाद हम निकालेंगे एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, यानी कि क्या हुआ r इक्वल टू r, और फिर इसके बाद है हमारा, इसके बाद है इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, यानी कि जब हमारा r हो जाता है लेस देन r, जब हमारा r हो जाता है लेस देन r। अब देखिए इन तीनों ही कंडीशन में हमारी क्या क्या बात बनती है उस चीज को देखिए। तो सपोज करिए कि ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे P है और हमको यहाँ पे इस तरीके से निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, हमको निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे कौन सा, गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमारे कोर्स में नहीं लेकिन उसका जिक्र हमको करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमसे कहता है कि जब हमारे पास एक बॉडी है जिसमें सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम इसको कंसंट्रेटेड इसके सेंटर पे मान सकते हैं, जो कि एक पॉइंट मास की तरह काम करेगा। तो इस पॉइंट मास की वजह से, यानी कि इस सॉलिड स्फीयर की वजह से जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा उसकी वैल्यू होगी बच्चों E बराबर gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, इस तरीके से आ गया। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल में बोल गया इतना, यानी कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक। अब देखिए, अब हम आते हैं सेकेंड केस पे, जब हमारा आता है सरफेस पे। जब सरफेस पे आया तो बच्चों देखिए ये है सरफेस और ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पॉइंट हमने ले लिया एक नया P डैश और ये डिस्टेंस हो गई हमारी R, ठीक है। अब बात फिर यहाँ पे वही आती है कि चारों तरफ से ये मास एकदम बराबर है और फिर हम जो है इसको जो है पूरे मास को इसको सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान करके इसका इफेक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पॉइंट मास की तरह ये बिहेव करेगा और ये हो जाएगा हमारा r डिस्टेंस पे पॉइंट। तो हमारा यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगा वो आएगा gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर और ये होगी एक कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, ये होगी एक बच्चों हमारी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि इसमें सारी चीजें हमारी कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमारी आ गई बात। अब बच्चों जो अगली कहानी आती है इनसाइड द स्फीयर, वो हमारी कहानी थोड़ी सी है अलग। अब चलिए उसके बारे में करते हैं बात और उसके कंसेप्ट को हम पकड़ते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि हालो स्फीयर के अंदर हर जगह पर, हालो स्फीयर के अंदर हर जगह पे जो है हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है। ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है, क्यों होती है ये भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना है, फिर से मैं इसको बनाता हूं साफ साफ, तब आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि हमको क्या निकालना है। हमको निकालना है, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ठीक, और इस सॉलिड स्फीयर के अंदर हमने कोई पॉइंट यहां पर इस तरीके से ले लिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया P, और ये जो है इसका सेंटर से इसकी डिस्टेंस है, सपोज कर लीजिए R, ठीक है, ये हमारा सेंटर हो गया, इससे सपोज करिए R है। और यदि हम यहां का एक काम करें कि R रेडियस का एक इस तरीके से स्फीयर बना दें, ठीक है, R रेडियस का एक स्फीयर बना दें और इस स्फीयर को निकाल ले यहां से, ठीक है, इस स्फीयर को निकाल ले और यहां हम इसको चिपका दें, तो कुछ इस तरीके का हमको कंडीशन मिलेगी। देखिए ये हमारा ये अंदर वाला स्फीयर जो हमने R रेडियस का बनाया
वो हमारा ये बाहर आ गया इस तरीके से r रेडियस का, और ये हो गया पॉइंट P। अब जब हमने इसको निकाल दिया तो अंदर का सिस्टम बचा हमारे पास, ठीक है, उसको हम यहां बना देते हैं बच्चों। ये हमारा एक हालो स्फीयर की तरह काम करेगा इस तरीके से, ठीक है, और ये हमारा वही पॉइंट P हो गया जो हमारा इसमें था। तो ये हमारा क्या है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और ये भी हमारा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, ऐसे कर लीजिए। ये हमारा हो गया सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, और ये हमारा हो गया हालो स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड r इसलिए लिखा है क्योंकि r हमारा आउटर स्फीयर हो गया, आउटर रेडियस हो गया, और स्मॉल r हमारा इनर स्फीयर हो गया। मतलब हमने क्या किया कि एक इनसाइड पे एक पॉइंट लिया, ठीक है, एक पॉइंट लिया इनसाइड पे, और उस पे एक हमने रेडियस देखी कितनी है सेंटर से, और वहां पे उसका एक स्फीयर काट लिया उसी रेडियस का, उसको निकाल के हमने यहां रख दिया ऐसे आपके सामने, और जो बचा पार्ट था वो हमने यहां बना दिया ऐसे है। ये हमारा हालो है, और ये हमारा जो है सॉलिड स्फीयर है। इसमें करने के बाद बच्चों अब ये जो पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये बीच में है। किस चीज के बीच में है, एक तो सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर हो गया यहां पे है, और हालो स्फीयर के बीच में ये हमारा एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट P। अब जो है बात दिमाग में एक बात आती है कि इसके ऊपर जो पॉइंट P जो फील्ड बनेगी, वो फील्ड इसकी वजह से बनेगी, जो अंदर छोटा वाला सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से बनेगी, प्लस हमारा जो ये बाहर वाला सॉलिड स्फीयर है उसकी वजह से, हॉलो स्फीयर है बाहर वाला जो है उस पे भी बनेगी। ये बात हमारे दिमाग में आती है, चलिए हम मान लेते हैं कि बनेगी। तो हमारा जो ई नेट होगा वो हमारा आएगा फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर है ऑफ रेडियस r, ठीक है, प्लस फील्ड ड्यू टू हालो स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड r मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसकी दो रेडियस होंगी, एक इनर एक आउटर, ठीक। अब इसकी वजह से कितना होगा और इसकी वजह से कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो इसकी वजह से कितना होगा ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले बात करते हैं हालो स्फीयर के बारे में। बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करने से जस्ट पहले, मतलब सॉलिड स्फीयर का टॉपिक स्टार्ट करने से जस्ट पहले मैंने आपको हालो स्फीयर बताया है, और हालो स्फीयर में मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया था कि हम हालो स्फीयर के अंदर कहीं पर भी जाएंगे तो हमारा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड हमको मिलेगा जीरो, हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड हमको मिलेगा जीरो। तो इसके अंदर हम कहीं पर भी जाएंगे तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड ई होगा वो हर जगह जीरो होगा, इसलिए पॉइंट P पर भी जीरो होगा, पॉइंट P पर भी जीरो होगा। तो बच्चों ये टर्म हो गया हमारा जीरो, तो ये गया कट, ये हो गया खत्म, ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म, बचा ये, ठीक है, बचा ये। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। तो यानी कि जो हमारा ई नेट होगा इस पॉइंट पे वो होगा फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r, इसके कारण ही हमारा जो होगा फील्ड होगा पॉइंट P पे। ये कितना होगा बच्चों, अभी मैंने आपको बात बताई है कि जब हम सरफेस पे निकालते हैं, सरफेस पे जब हम निकालते हैं सॉलिड स्फीयर के फील्ड, तो कितनी आती है बच्चों, वो होती है कांस्टेंट, और वो होती है gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, जहां r इसकी रेडियस है। जब फुल आ था तो हमारा कैपिटल r आया था, जब पूरा हमारा रेडियस r था तो कैपिटल आया था, यहाँ पे स्मॉल आ रहा है क्योंकि हमने जो है अंदर इसके हम जा चुके हैं। तो ये हमारा आ गया, और यहां पर आएगा gm डैश, क्योंकि इसका मास जो है वो हमको निकालना पड़ेगा, जो कि अब ओरिजिनल वाले स्फीयर के मास से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो अगर हम ये मास निकाल लें तो हमारा फील्ड निकल आएगा, ठीक है, ये अगर हम मास निकाल लें तो हमारा फील्ड निकल आएगा। अब यहाँ पे कहानी आती है कि इसका जो मास होगा इस वाले सॉलिड स्फीयर का, जो हमारा छोटू सॉलिड स्फीयर है उसका जो मास होगा वो कितना होगा, यहाँ पे ये कहानी आती है,
ठीक है बच्चों, तो मास निकालने के लिए हम यहाँ पे एक कहानी लगाएंगे, m डैश इक्वल टू, ठीक है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इससे हम निकालेंगे इसका जो है मास। हमने डेंसिटी स्टार्टिंग में ही रो मान ली थी और वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं। तो बच्चों हमारा जो डेंसिटी हो गया रो और वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा हो गया इसका वॉल्यूम, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा हो गया इसका वॉल्यूम। तो हम इसको यहां पर रख देते हैं इस तरीके से, तो आ जाएगा हमारा जी, एम हो गया रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये देखिए हमारा गया कट आर से क्यूब, तो हमारा ये आ गया ई नेट ड्यू टू ए ई नेट inside the solid sphere at the point R from the center of the solid sphere। ये हमारा इस तरीके से निकल आया। अब देखिए इसमें जो कंक्लूजन निकला है उसको हम लिखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या क्या चीजें आती हैं। वो कंक्लूजन ही हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमको जो एक्सप्रेशन फाइंड आउट हुआ वो हमारा ये आ रहा है इस तरीके से, ई नेट इज इक्वल टू, ठीक है, ई नेट इज इक्वल टू 4/3 पाई ई 4/3 पाई आर। इस तरीके से हमारा आ गया, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, ई नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो रहा है, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी कि हमारा वो पॉइंट जितना हमारा दूर होगा सेंटर ऑफ ओरिजिनल सॉलिड स्फीयर उतना ही उसका जो है फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, उतना ही उसका फील्ड बढ़ता जाएगा। यहां पर हमारी ये बात आ गई। अब बच्चों यहां पर एक टर्म आया है रो। रो को अगर हम दूसरे हिसाब से रखें, मान लीजिए ओरिजिनल जो हमारा सॉलिड स्फीयर था उसका मास था m, तो रो बच्चों हमारा हो जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से हो जाएगा। हम इसको यहां पे रखते हैं तो देखिए हमको क्या मिलेगा, जी m डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर। ये आ गया 4/3 कट गया, हमारे पास क्या आया, जी एम डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू आर, और ये हमारा हो गया ई नेट। ठीक है, ई नेट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ये हमारा निकल के आया। कुल मिलाकर के देखिए ये टर्म हमारा अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि जी हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास सॉलिड स्फीयर का कांस्टेंट है, और आर भी हमारा जो है कांस्टेंट है, रेडियस उसका सिर्फ हमारा वेरिएबल है। तो आर, ये पॉइंट हम यहां से यहां तक कुछ भी ले सकते हैं, ये वेरिएबल होगी। यानी कि कुल मिलाकर के फिर हमारा आ रहा है कि ई नेट इज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, ई नेट जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। और बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास निकल के आया। तो देखिए बच्चों हमने क्या कहा था, हमने तीन जगह निकाला है सॉलिड स्फीयर के कारण जो हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला है वो तीन जगह निकाला है, आउटसाइड द स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, तो अब जो ये चीजें निकल के आई हैं मैं पहले उसको लिखता हूं कायदे से और फिर बनाते हैं इसका भी ग्राफ। ठीक है, फिर बनाते हैं इसका भी ग्राफ। तो बच्चों जो हमारा आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर जो हमारा फील्ड निकला वो आया है E इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि जो E आया है वो आया है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर। ठीक है, दूसरा है एट सरफेस, ठीक, एट सरफेस, और वो हमारा आया है E इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई हमारी कांस्टेंट, ये रहेगा फिक्स। ठीक है, और इनसाइड द स्फीयर जो आया है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर जो आया है वो हमारा आया है E इक्वल टू 4/3 पाई आर, यानी कि हमारा आया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है आया है ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू। अब देखिए फिर हम वही काम करते हैं
कि हम यहां पर एक बनाते हैं सॉलिड स्फीयर इस तरीके से, ठीक है, हम एक यहां पे बनाते हैं सॉलिड स्फीयर और फिर से एक ग्राफ बनाते हैं बच्चों, एक ग्राफ बनाते हैं डिस्टेंस और फील्ड के बीच में, डिस्टेंस और फील्ड के बीच में हम बनाते हैं ग्राफ। तो बच्चों देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई फील्ड की, यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस हमारा आर की वैल्यू को दे रहा है और वाई एक्सिस हमको दे रहा है ई की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू को दे रहा है। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ स्फीयर और ये हो गई इसकी रेडियस आर। हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारा देखिए हमारा जो है ये जो है आर की वैल्यू रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर के बराबर हो रही है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बच्चों तो देखिए ई हमारा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ई और आर के बीच में एक रिलेशनशिप है, लीनियर है, तो वो कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा, ठीक है, और यहां पर पहुंच के ये हो गया मैक्सिमम, कांस्टेंट होता है यहां रुकेगा और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे तो हमारा आर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और वहां पर आर जो है फिर जो आर बढ़ेगा तो जो है हमारी फील्ड होगी वो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, यानी यहां पर आने के बाद हमारा जो है ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कम होने लगेगी और बहुत तेजी से कम होगी और कुछ इस तरीके से हमारी कम होगी और इनफाइनाइट पे जाकर के ये हो जाएगी हमारी जीरो, ठीक है, इनफाइनाइट पे जाकर के ये हो जाएगी हमारी जीरो। और बच्चों यही हमारा जो ग्राफ होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर वर्सेस ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको एक बात और बताई थी, अभी मैंने जो दूसरा वीडियो बताया था जिसमें हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ था, वो आता है जी और उसकी भी वैल्यू होती है हमारी जी एम बाई आर स्क्वायर के बराबर, ठीक है, जी एम बाई आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ होता है तो ये हो सकता है, यानी कि अगर हमारा सॉलिड स्फीयर हमारा अर्थ है तो जो उसकी जो फील्ड है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है वो होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है और उसकी वैल्यू होती है हमारी इतनी, यानी कि इस ग्राफ को हम जो है अगर ऐसा कहें कि हमारा अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी ये ग्राफ है तो गलत नहीं होगा, अर्थ के केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी यही ग्राफ बनता है, ठीक है, यही ग्राफ बनता है। तो बच्चों ये हमारा पूरा कंसेप्ट जो है वो खत्म हो गया, ये पूरा कंसेप्ट हमारा खत्म हो गया। किस चीज का कंसेप्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर ऑन सॉलिड स्फीयर का, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट इस पे खत्म हो गया। इस पे तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं और सारे क्वेश्चन जो है इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस हैं, इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है लेकिन हमको पता होना चाहिए, ठीक है, हमको पता होना चाहिए। अब बच्चों मैं आपसे एक बात करता हूं, हमने फील्ड फोर्स के बारे में पढ़ लिया, तो सपोज करिए कि हमारे पास यहां पर कोई मास है, ठीक है, हमारे पास यहां पर कोई मास है, उसकी मास की वजह से यहां पर कुछ फील्ड बन जाती है और यहां दूसरा एक टेस्ट मास m रखा हुआ है, ये मास हमारा कैपिटल मास है, m कैपिटल M है, ये हमारा जो है टेस्ट मास है जो कि हो गया हमारा छोटा सा मास, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, हमारा जो फील्ड होगा वो हम निकालेंगे F डिवाइडेड बाई छोटा वाला मास, ठीक है, मास फोर्स पर यूनिट मास हमारा क्या होगा, फील्ड होगा। अभी तक मैं आपको यही पढ़ाते आ रहा हूं कि जो फील्ड होगा वो हमारा फोर्स पर यूनिट मास होगा, यानी कि अगर हमारे पास कहीं पर ऑलरेडी हमारी फील्ड एग्जिस्ट कर रही है तो वहां पर जो फोर्स होगा वो हम निकाल सकते हैं, वहां पर जो फोर्स होगा वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, F बराबर m इंटू ई, हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा यहां पर निकल के आ गया हमारा फोर्स कितना लग रहा होगा अगर कोई मास हमारा किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ई की वैल्यू जो आई थी बच्चों हमारी वो आई थी जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऐसे आई थी। अब देखिए ई की वैल्यू को अगर हम यहां पे रख दें तो हमारा निकल के आ रहा है जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर,
ठीक है। और यदि इसको देखें तो ये हो जा रहा है हमारा GMM डिवाइडेड बाई R², और ये हमारा आ रहा है इस तरीके से फोर्स, ये हमारा इस तरीके से आ रहा है फोर्स। और ये हुआ कि अगर हमको कहीं पर फील्ड पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं, अगर हमको फील्ड पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं बच्चों। अगर फोर्स पता है तो फील्ड निकाल सकते हैं, और फील्ड पता है तो फोर्स निकाल सकते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कि आया हुआ है जेईई एडवांस 2015 में, और मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को आपको करवाता हूं। ठीक बच्चों, देखिए ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया है जेईई एडवांस 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है सबसे पहले ये देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे बात करूंगा। देखिए क्वेश्चन ये है, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास m आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर मूविंग along a circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is। ठीक, यहां पे हमको ये बता रहा है कि हमारे पास चार पार्टिकल हैं जिनका मास बराबर है और एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस है। एक सर्किल में हमारे जो है जिसका रेडियस आर है वो घूम रहे हैं, तो उनकी स्पीड क्या होगी अगर वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण घूम रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी तक हमने बहुत फोर्स और फील्ड पढ़ लिया। देखिए सपोज करिए एक मास m है इस तरीके से, और दूसरा मास इस तरीके से m है, वो इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक है, चारों तरफ ऐसे घूम रहा है। ठीक, अब क्या हुआ कि इसका मास सपोज करिए कैपिटल M है, इसका है स्मॉल m। तो जब ये सर्कुलर मोशन में है तो इसको एक चाहिए होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमको चाहिए होगी। वो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों हमको मिलेगी इनके बीच जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो कि होगा F बराबर GM/m डिवाइडेड बाई R², उससे हमको फाइंड आउट होगी। अब यदि इसका हमको पूछ ले कि स्पीड क्या है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि यही फोर्स जो ग्रेविटेशन वाली होगी वो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। और उस कंडीशन में हम इसको लिख सकते हैं mv²/r, और ये हो जाएगा हमारा gm डिवाइडेड बाई R²। इस तरीके से r से r एक कट जाएगा और m से m कट जाएगा, कुल मिलाकर के v जो आएगा वो आ जाएगा gm/r। ये मैंने आपको बताया है कंसेप्ट, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है, और इसके ऑप्शन हमको कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। ठीक, इसको देख लीजिए, ये हमारा कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि किसी भी पार्टिकल को घूमने के लिए एक सर्कुलर मोशन में हमको चाहिए होती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स हमको है कहीं से भी मिल सकती है, और यहां पर हमको मिल रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब इस क्वेश्चन में जो हमसे कह रखा है बच्चों, इस क्वेश्चन में जो हमसे कह रखा है वो ये कह रखा है कि हमारे पास जो है 4 पार्टिकल हैं इस तरीके से, 4 पार्टिकल हैं हमारे पास इस तरीके से। ठीक, और वो उनका मास है m, और वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस एक दूसरे से हमारा घूम रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस एक दूसरे से है, और रेडियस r में वो घूम रहे हैं। यानी कि इसका जो रेडियस है वो बच्चों है r, यहां से घूम रहे हैं। अब इनको जो है घूमने के लिए चाहिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर इनको मिल रहा है इनके बीच जो हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मिल रहा है। ठीक है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे मिल रहा है, यानी कि हर एक पार्टिकल एक फील्ड बना रहा है और उस फील्ड से एक फोर्स मिल रही है, उसके कारण ये घूम रहे हैं। ठीक है, तो हम किसी एक पार्टिकल को यहां पकड़ लेते हैं, हमने इसको पकड़ लिया। अब देखिए क्या हुआ कि इसके बीच में हमारा जो है एक फील्ड होगा, फील्ड होगा, फील्ड के कारण फोर्स होगा, और ये फोर्स होगा ग्रेविटेशनल, इन दोनों के बीच में लगेगा। और एक फोर्स हमारा कुछ इस तरीके से इन दोनों के बीच में काम करेगा, एक फोर्स हमारा इस तरीके से काम करेगा, और चारों के ऊपर एक दूसरे के म्यूचुअल जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण से हमारा एक नेट फोर्स काम करेगा। अब बच्चों ये है हमारा सर्किल, देख लीजिए ये है हमारा सर्किल, और ये है इसका रेडियस इस तरीके से। ठीक है, ये है इसका रेडियस। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई बच्चों 2r।
ठीक है, अगर हम इसको 1 ले, इसको 2 ले, इसको 3 ले, इसको ले ले 4, तो हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 3 हो गया 2r, डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2 हो गया हमारा r√2, और डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 4 हो गया हमारा r√2। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, अब सपोज करिए ये फोर्स हमारी F1 है, ये फोर्स हमारी F2 है, और ये फोर्स हमारी F3 है। इस तरीके से हमारी फोर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन तीनों फोर्सेस को निकालते हैं कि हमारी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं F1। ठीक है, F1 ये हम इस तरीके से कर ले F13। ठीक है, F13 ऐसे कर लेते हैं, मतलब F और 3 फर्स्ट मास और थर्ड मास के बीच में अट्रैक्शन, F12 और यहां कर लेते हैं F14। इस तरीके से हम कर लेते हैं, फोर्सेस का हमने नाम दे दिया। ठीक है, तो देखिए F13 हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा GM, ठीक है, वो भी M है, डिवाइडेड बाई R, ठीक है, R13 का स्क्वायर, मतलब 1 और 3 के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। बच्चों देखिए ये हमारा आ जाएगा GM स्क्वायर, ठीक है, GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई R13 है हमारा 2R, तो ये आ गया 2R का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ गया GM डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हो गया F13, मतलब पहले पार्टिकल और थर्ड पार्टिकल के बीच में फोर्स हो गया। अब देखिए हम फिर फोर्स निकालते हैं F12, फर्स्ट और सेकंड के बीच में फोर्स। तो देखिए क्या होगा हमारा, वो होगा GM डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर, और ये जो आएगा हमारा वो आ रहा है GM स्क्वायर, R12 है हमारा R√2, तो ये हो गया R√2 का स्क्वायर, और ये हो गया इस तरीके से हमारा GM स्क्वायर बटे 2R स्क्वायर। ठीक है, GM स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर, इस तरीके से हो गया। अब हम निकालते हैं F14। ठीक, तो देखिए बच्चों क्या हो गया, ये हो जाएगा GM डिवाइडेड बाई R14 का स्क्वायर, और ये आ रहा है हमारा GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई R√2 का स्क्वायर, और ये आ गया हमारा GM स्क्वायर बटे 2R स्क्वायर। ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक, ये हमारा इस तरीके से आ गया। तीनों फोर्सेस हमारे आ गए। हम इन तीनों फोर्सेस को यहां साइड में लिख लेते हैं, और फिर अभी देखिए करता हूं मैं इसकी एनालिसिस। तो आ गया, पहला आया F13 जो कि आया है हमारा GM स्क्वायर बटे 4R स्क्वायर। ठीक है, फिर आया हमारा F12 जो कि आया है हमारा GM स्क्वायर बटे 2R स्क्वायर, और फिर आया है F14 इक्वल टू GM स्क्वायर बटे 2R स्क्वायर। ठीक है, इतना ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए इस फोर्स के कारण हमारा जो है इन चारों मास को जो है वो मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसी के कारण ये सर्कुलर मोशन पे है। ठीक है, सर्कुलर मोशन पे है। तो एक पार्टिकल के ऊपर देखिए यही फोर्स इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, देखिए इसका इससे फोर्स होगा, इसका इससे, इसका इससे, इसका होगा इससे, 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 इसका होगा इससे, इससे और इससे, यानी कि एक पार्टिकल पे जो हमारा फोर्स लग रहा है वही इंडिविजुअल पार्टिकल, चारों पार्टिकल पे भी हमारा फोर्स लगेगा। ठीक, ये हमारी हुई एक कंडीशन। अब देखिए यहां पर नेट फोर्स हमारा कितना होगा। देखिए ये R है, ये R है, तो ये एंगल हमारा हो जाएगा 45। ठीक है, ये एंगल हमारा 45 हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा 45 आ जाएगा, यानी कि इसका एक कंपोनेंट हमको इधर मिलेगा और एक कंपोनेंट ऐसे मिलेगा, दूसरा कंपोनेंट इस वाले का इधर मिलेगा और इधर मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि हमारा जो F14 आया है वो F12 के बराबर है। देखिए F14 F12 हमारा बराबर है GM स्क्वायर बाई 2R स्क्वायर, GM स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, और इनका कंपोनेंट भी हमारा बराबर होगा। देखिए यहां पर जो है हम इसको सपोज कर लेते हैं ये F है, तो हमको यहां मिल रहा है F साइन 45 इधर मिल रहा है और F साइन 45 हमको इधर मिल रहा है, और इधर वाला जो है वो ऐड हो जा रहा है। तो जो ऐड हो रहा है बच्चों वो हो रहा है F cos 45 और F cos 45, ये हमारा हो जा रहा है ऐड। ठीक है, तो टोटल फोर्स F नेट जो हमारा आ रहा है
एफ नेट ऑन फर्स्ट पार्टिकल जो आ रहा है वो बच्चों हो रहा है F13 ऐसे, प्लस F12 cos 45 इधर वाला कंपोनेंट, प्लस F14 cos 45, ये हमारा नेट फोर्स होगा जो इस डायरेक्शन में हमारा लगेगा, और यही फोर्स जो है इसके लिए काम करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, बल्कि चारों के लिए वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। इसके ऊपर इंडिविजुअल फोर्स लग रहा होगा, इसके अंदर इंडिविजुअल, इसके अंदर इंडिविजुअल लग रहा होगा। ठीक है, देखिए ये हमारा ऐसे फोर्स लगेगा ना इस पे, ये अगर हम इसको निकालेंगे तो और निकल आएगा, तो ये हमारा नेट फोर्स हो गया। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। तो देखिए F13 हमारा कितना आया है, वो आया है gm² बटे 4r², प्लस F12 हमारा कितना है, वो है gm² बटे 2r², cos 45 हो जाएगा हमारा 1/√2। ठीक है, 1/√2, और प्लस ये आ जाएगा gm² डिवाइडेड बाई 2r² 1/√2। ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा 1/√2, ये हमारा इस तरीके से आ गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमारा जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा, gm² बटे r² आ गया हमारा कॉमन। ठीक है, gm² बटे r² कॉमन आ गया, और अंदर निकल के आया 1/4 प्लस 1/2√2 प्लस 1/2√2, ये आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारा जो आएगा वो आएगा gm² बटे r², gm² प्लस r², और इसका जो आएगा हमारा, ठीक है, इसका जो आ जाएगा हमारा एलसीएम वो आएगा 4, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2√2। इस तरीके से हमको एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट होगा। ठीक है, ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा अलोंग द सेंटर। ठीक है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, ये नेट फोर्स होगा जो कि इस पे भी काम करेगा, 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 सब पे यही नेट फोर्स हमारी लगेगी। ठीक है, सब पे यही नेट फोर्स हमारी लगेगी। अब बच्चों देखिए, ये जो नेट फोर्स है जो हमारा टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस काम कर रही है, यही हमारी फोर्स जो है काम करेगी हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, यही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी। तो बच्चों देखिए एफ नेट जो हो गया वो हो गया हमारा gm² बटे r²। ठीक है, 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे आ गया ये। ठीक है, अब देखिए ये फोर्स हमारे लिए क्या काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। अब सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों क्या होता है, वो होता है mv² बाई r, और ये आ गया gm² बटे r², और ये आया 1 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। देखिए r से r कटा, m से m कटा, बचा क्या हमारे पास v² इक्वल टू gm डिवाइडेड बाई 4r 1 प्लस 2√2, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यदि हम स्पीड निकालेंगे, इसकी स्पीड निकालेंगे तो स्पीड हमारी आ जाएगी v इक्वल टू 1/2 gm डिवाइडेड बाई r 1 प्लस 2√2, ये बच्चों हो गई हमारी स्पीड। ठीक है बच्चों, ये हमारी आ गई स्पीड हर एक पार्टिकल की जो इस सर्कुलर मोशन में है। म्यूचुअल अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशन के म्यूचुअल अट्रैक्शन से जो हमारा जो है सर्कुलर मोशन में है, उसके हर एक पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो ये होगी। बच्चों चारों में से ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन मिल रहा है। ये बच्चों बहुत ही खूबसूरत सवाल मुझे को लगा था, तभी मैं आप लोगों के लिए लेके आया। ये जेईई एडवांस 2014 में आया था। मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्लेनेट हुआ या कोई भी चीज हुई जो हमारी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, खासतौर से अभी हम जब आगे पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी और दुनिया भर की जो सैटेलाइट का जो कंसेप्ट है वो पढ़ेंगे हम, तो उसमें ये कंसेप्ट हमारा बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसकी आप एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ऐसे और भी क्वेश्चन हमारे जो है बुक में दे रखे हैं, उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बच्चों ये मेरा आज का जो कंसेप्ट था ग्रेविटेशन फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, ये हमारा आज कंप्लीट हुआ। अब मिलेंगे
अगले वीडियो में ग्रेविटेशन के एक नए कंसेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।